हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको शेयर क्या है और इसको क्यों आम लोगों के बीच लाया जाता है इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है मार्केट 2.2, जिसको कंपनी के प्रमोटर शेयर बाजार में लिस्ट कराना चाहते हैं। शुरुआत में इस कंपनी में कुल 1 करोड़ रुपए डाले गए। अब इस कंपनी के प्रमोटर ने कुल 10 रुपये के वैल्यू के 10 लाख शेयर जारी किए। तो जो यह 1 करोड़ रुपए हैं, यह इक्विटी कैपिटल कहलाता है। और ये 10 रुपये नहीं है, इसे कंपनी का फेस वैल्यू कहते हैं। यह मार्केट प्राइस से अलग होता है। समय के साथ फेस वैल्यू नहीं बदलता है जब तक कि स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जाए, यानी नंबर ऑफ शेयर बढ़ाया न जाए। फेस वैल्यू को कोई भी शेयर का चुनाव करने में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए आपको इस पर खास विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह स्टॉक स्प्लिट में अहम भूमिका निभाता है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 100 शेयर 5,000 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका फेस वैल्यू 10 है। तो आपने इसके लिए कुल 5 लाख रुपए चुकाए। अब कंपनी ने 10:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट लाती है, यानी आपको हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो अब आपके शेयर की संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगा और इसका दाम घटकर 500 रुपये हो जाएगा और इसका फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन आपके निवेश किए गए पैसे में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा पैसा का वैल्यू तो उतना ही रहा, तो कंपनी इसे लाती ही क्यों है। अगर आप ध्यान देंगे तो शेयर का दाम पहले से काफ़ी कम हो गया है, जिसे अब आम लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। जनरली यह स्टॉक स्प्लिट रिटेल इन्वेस्टर के लिए लाया जाता है ताकि शेयर का भाव कम हो सके और लिक्विडिटी बनी रहे। अब एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फेस वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं रख सकते और 1 से कम भी नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर इसका दाम और कम करना हो तो क्या और कोई तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाने के बाद स्टॉक स्प्लिट होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो स्टॉक स्प्लिट करेंगे, अन्यथा नहीं। परंतु अगर कंपनी का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा तो स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जा सकता। अगर अब स्टॉक का प्राइस कम करना है तो उनको बोनस देना होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी में कुल 1 लाख शेयर हैं, जिसका फेस वैल्यू 10 है। शेयर का प्राइस 5,000 है और इस कंपनी के रिजर्व फंड में 2 लाख रुपए हैं। सबसे पहले कंपनी इसमें 10:1 के अनुपात में स्प्लिट देती है। तो अब इस कंपनी का फेस वैल्यू 1, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, रिजर्व 2 लाख और शेयर प्राइस 500 हो जाएगा। अब इस कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस भी देती है। तो अब कंपनी का फेस वैल्यू 1, नंबर ऑफ शेयर 20 लाख, रिजर्व 1 लाख और शेयर प्राइस 250 रुपये हो जाएगा। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट में 10 का फेस वैल्यू घटकर 1 हो गया, परंतु बोनस में इसका फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 लाख और बोनस के बाद 20 लाख हो गया। रिजर्व फंड स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 लाख ही रहा, परंतु बोनस के बाद 1 लाख हो गया। और अंततः इसका दाम 5,000, स्प्लिट के बाद 500 और बोनस के बाद 250 रुपये हो गया। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है, चाहे स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस, कंपनी के मार्केट कैप या इसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बीच अंतर को भी समझ गए होंगे और कंपनी का फेस वैल्यू क्या है इसे भी समझ गए होंगे। आइए अब कंपनी के बुक वैल्यू को समझते हैं। बुक वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हमें टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट को समझना होगा। टेंजेबल एसेट उनको कहते हैं जो फिजिकली फॉर्म में होता है, उनको हम हाथ से छू सकते हैं, जैसे ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस बिल्डिंग, लैंड, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और मशीनरी एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी बना नहीं है वह बन रहा है, जैसे कोई सामान हुआ या फिर कोई बिल्डिंग या कंपनी का रॉ मटेरियल। इनटेंजेबल एसेट उनको कहते हैं जो फिजिकली फॉर्म में नहीं होता है, उन्हें हम अपने हाथ से नहीं छू सकते हैं, जैसे कंपनी का गुडविल, कंपनी का ब्रांड वैल्यू, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, कस्टमर डाटा इत्यादि। अब आप टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट को समझ गए होंगे। किसी भी कंपनी में दोनों प्रकार के एसेट होते हैं और दोनों का अलग अलग वैल्यू भी होता है। किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान का भी वैल्यू होता है। अगर उस बिजनेस का अच्छा नाम है तो उसका भी वैल्यू होगा। अगर बिजनेस में अच्छा ग्रोथ की संभावना है तो उसका भी एक अलग वैल्यू होगा। इन सारे परसेप्शन को मिलाकर जो वैल्यू बनता है उसे ही मार्केट वैल्यू कहते हैं और यही भाव स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते रहता है और समय के साथ ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन बुक वैल्यू में केवल इनके टेंजेबल एसेट के वैल्यू को ही लिया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर के इक्विटी की वैल्यू है वही है बुक वैल्यू। अगर कंपनी पर कर्ज है तो उसे टेंजेबल एसेट से घटाकर बुक वैल्यू को निकाला जाता है, जैसे बुक वैल्यू इक्वल टू टेंजेबल एसेट माइनस लायबिलिटीज बाय नंबर ऑफ शेयर।
आसान भाषा में कहे तो अगर किसी कंपनी के सारे चीज़ों को बेच दिया जाए तो जो पैसा मिलेगा वही है बुक वैल्यू। चूँकि इसके इनटेंजिबल एसेट को बेचना संभव नहीं है, इसलिए इसे बुक वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी शेयर का चुनाव करने के लिए केवल बुक वैल्यू के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके कंपनी के मार्केट वैल्यू से तुलना करके देखा जाता है, जिसे पीबी रेशियो कहते हैं, अर्थात प्राइस टू बुक रेशियो। पीबी रेशियो इक्वल टू मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू। इससे यह पता चलता है कि हम इसके बुक वैल्यू के कितना गुना पैसा इस कंपनी के शेयर के लिए दे रहे हैं, और हम इसे अलग अलग कंपनी के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि कौन सा शेयर महंगा है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी कंपनी का कंपेयर उसी कंपनी के पेयर्स के साथ करना होगा। अगर कोई तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका कंपेयर कोई तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ ही करना होगा। उसी प्रकार आईटी कंपनी का आईटी कंपनी के साथ, फार्मा कंपनी का फार्मा कंपनी के साथ, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कंपेयर कोई आईटी कंपनी के साथ करेंगे तो उसका ठीक वैल्यू नहीं निकल पाएगा। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काफ़ी मात्रा में फिजिकल एसेट होते हैं, जिस कारण इसका पीबी रेशियो कम होता है। इसके ठीक विपरीत आईटी कंपनी में फिजिकल एसेट कम होता है, जिसके कारण इसका पीबी रेशियो ज़्यादा होता है। अब आप फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में अंतर को समझ गए होंगे। चलिए अब पीई रेशियो को समझते हैं। पीई रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसे समझने के लिए सबसे पहले ईपीएस को समझना होगा। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी में 10,000 शेयर है और वह कंपनी 20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसका ईपीएस हो जाएगा 20,000 बाई 10,000 इक्वल टू 2, यानी हर शेयर पर कंपनी 2 रुपये कमा रही है। अब मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर का दाम 50 रुपया है, तो पीई रेशियो निकालने के लिए हम इसके शेयर के दाम में इसके ईपीएस से भाग देते हैं, अर्थात पीई रेशियो इक्वल टू मार्केट वैल्यू बाई ईपीएस, यानी 50/2 इक्वल टू 25। अब हमें इस कंपनी का पीई रेशियो मिल गया। इसका मतलब यह है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए 25 रुपये लगाना होगा। इसी तरह आप किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकाल कर अन्य कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी महंगा है, परंतु कंपेयर इनके पीयर्स के साथ ही करना होगा, अन्य के साथ नहीं, ताकि इनका ठीक ठीक वैल्यू मिल सके। एक और महत्वपूर्ण रेशियो है पैग रेशियो, अर्थात प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह क्यों जरूरी है। किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे उस कंपनी के ग्रोथ पर भी निर्भर करता है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो 25 है। यह कंपनी पहले 1 लाख रुपए का सेल करती है, दूसरे साल ये 1,25,000 का और तीसरे साल 1,60,000 रुपये का सेल करती है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि यह कंपनी का ग्रोथ रेट 25% है। तो पैग रेशियो इक्वल टू प्राइस रेशियो बाई ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग, यानी 25/25 इक्वल टू 1। यहाँ पैग रेशियो 1 है। जनरली पैग रेशियो 1 से कम हो तो स्टॉक प्राइस सस्ता माना जाता है और बाइंग डिसीजन बनता है। अगर 1 हो तो शेयर का वैल्यू फेयर होगा, अगर 1 से ज़्यादा हो तो शेयर का प्राइस ओवर वैल्यू माना जाएगा और यहाँ सेल डिसीजन बनता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं यहाँ जो ग्रोथ रेट लिया हूँ वो हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार लिया हूँ, पर इसका ग्रोथ रेट बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। जैसे कैपेक्स, हो सकता है कंपनी ने कैपेक्स करके अपने बिजनेस को बढ़ाया हो और इससे भी इसका ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव के कारण इस कंपनी को बहुत अधिक फायदा हो और इसका ग्रोथ रेट बढ़ जाए। अगला है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यह भी हो सकता है कि कुछ नए इनोवेशन के कारण इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जिससे इसका ऑर्डर बुक बढ़ जाए, जिससे इसका ग्रोथ रेट भी बढ़ जाए। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के ग्रोथ रेट को प्रभावित करती है। आपको इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए कंपनी के ग्रोथ रेट को निकालना होगा। इसके लिए आपको न्यूज़ पर भी नज़र रखना होगा और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को भी पढ़ना होगा ताकि इसका ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सके। आगे के वीडियो में हम शेयर बाजार के कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।